हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने ऑलरेडी आपको 50-50 करके 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके हैं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप उनको अच्छे से फॉलो करिए क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में भी हम 50 MCQ लेकर आए हैं, तो एंड तक देखिए और बताइए कितना स्कोर कर पाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप NCERT साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल 19th को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, थ्योरी, MCQ और शॉर्ट नोट्स। तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के इस कोर्स को जस्ट 149 के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स में जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी कराया था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था। तो यहाँ पे देखिए, जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। और वो समय कह सकते हैं चौथी बौद्ध संधि थी, यानी कनिष्क के समय में हुआ। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। हीनयान में पाली भाषा का महत्व है, महायान संस्कृत भाषा का महत्व है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, हीनयान में पाली भाषा को महत्व दिया जाता है जबकि महायान में संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता है। हीनयान में बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में जाना जाता है। महायान में एक भगवान है जिनके कई पिछले जन्मों में जैसे बोधिसत्व है और भविष्य में भी उनके बुद्ध होने की कल्पना है, जैसे हम लोग मैत्री की या फिर मैट्रिक के रूप में जाना जाता है, मैत्री के खास करके जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय जो किया गया था वो कौन थे? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किया। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार को इन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर के एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु के समय में सबसे महान घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया हुआ था? शाहजहाँ के काल में, तो शाहजहाँ के समय में भारतीय आने वाला यूरोपीय की बात करें तो वो है पीटर मुंडी। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, पीटर मुंडी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी करेक्ट होगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। GI टैग प्राप्त करने वाला काला चावल, ध्यान दीजिएगा, जिसे स्थानीय रूप से चाखाओ के नाम से जाना जाता है, चाखाओ किस राज्य से संबंधित है? तो काला चावल जिसे स्थानीय रूप से चाखाओ के रूप में जाना जाता है, ये संबंधित है आपका ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक है, मणिपुर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? सुमित नांगल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा टेनिस। ठीक है, सुमित नांगल का संबंध टेनिस से हो जाता है। अगला है कि नील दर्पण 1860 से 61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है, इसका लेखन किसने किया था? नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है नील दर्पण। तो नील दर्पण के जो रचनाकार हैं वो दीनबंधु मित्र को माना जाता है, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न ये बनता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में क्या सत्य है? तो यहाँ पे अगर सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यह एक्ट देसी समाचार पत्रों के विरुद्ध लगाया गया था। तो ये बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन बनेगा कि देसी समाचार पत्रों के विरुद्ध लगाया गया था। और आपको पता होगा कि सबसे पहला जो एक समाचार पत्र था जिसको हम लोग जानते हैं अमृत बाजार पत्रिका, जिसको पहले तो ये बंगाली में जो कि प्रकाशित होता था, लेकिन जैसे ये एक्ट लागू हुआ तो उसके साथ ही रातों रात उसने अपना प्रकाशन जो कि अंग्रेजी भाषा में कर दिया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1878 में ये लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, और इसको रद्द कर दिया गया लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट आता है कि भारत में सत्यापित विकास की अवधि के दौरान स्वयं को अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट किया किसने? भारत में स्थापत्य विकास की अवधि के दौरान स्वयं को अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट किया, और वो आपका गुप्त, ऑप्शन ए गुप्त। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या हुआ? एसटी, एसटी की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसटी अगर देखने को मिलता है वो आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा एसटी कहे तो मध्य प्रदेश, अगर एसटी प्रतिशत कहे तो फिर ये आपका हो जाएगा मिज़ोरम, और अगर सिर्फ और सिर्फ एससी की बात करें तो एससी में हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, और एससी प्रतिशत में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा पंजाब। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने एक नोट डाउन कर दिया कि एससी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, एससी प्रतिशत में पंजाब, एसटी में मध्य प्रदेश और एसटी प्रतिशत में मिजोरम। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? यानी राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो वो आपका हो जाता है 57। ठीक है, ऑप्शन डी 57। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए 55 के अंतर्गत क्या है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यानी इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो ध्यान देना है। राज्य सूची के अंतर्गत देखा जाए तो शिक्षा नहीं आता, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा आपका सेचुरा हो जाता है पेरू। पेरू की राजधानी क्या होता है? पेरू की राजधानी लीमा। पुराणों में किन्हें द्विजरसभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है? किसे? तो चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय मिलता है रामानंद को। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को। सुरतघोई एवं मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है। ये आपके पढ़ते हैं कहाँ पर? सुरतघोई और मुंडीगाग। तो ध्यान रखना है, मुंडीगाग या फिर सुरतघोई आपका अफगानिस्तान के अंतर्गत है, ऑप्शन बी अफगानिस्तान। नेक्स्ट उनकी भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ, ऑप्शन ए। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित का मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, कौन किसने बनाया। तो देखिए तुगलकाबाद किला अगर देखा जाए, तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तो फर्स्ट का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो वैसे भी करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। लाल किला जो दिल्ली का है वो शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और हौज खास की बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और द सिटी ऑफ सिरी जो है, सिरी का किला के रूप में भी हम जानते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे डी का फर्स्ट, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुँचती है? सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है पृथ्वी पर पहुँचती है विकिरण ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी विकिरण। एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? समुचित प्रवाह को दर्शाता है। तो सौर ऊर्जा का सेवन जो कि उत्पादक करते हैं और उत्पादक के बाद उपभोक्ता करते हैं, यानी सही हमारा यहाँ पे जो चेन देखने को मिलेगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र के श्रमिकों में पाए जाने वाले दो बहुत ही सामान्य बीमारियां कौन सी होती है। मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनमें दो बीमारियां सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं और उनमें से एक होता है आपका जो कि क्षय रोग कह सकते हैं और एक होता है आपका अस्थमा। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पे अगर आपने पहली बार यार सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना करो। भारत की सबसे पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट आता है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य रखा गया वो आपका 2030 तक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ था 1956, ऑप्शन ए 1956। डायनासोर थे तो सही हो जाएगा। डायनासोर का संबंध यहाँ पे हो जाता है मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक डायनासोर एक प्रकार के रेप्टाइल ही थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, यानी वो कौन सा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है बच्चे नहीं देता। जनरली हम जानते हैं कि जो स्तनपायी होते हैं वो बच्चे देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे भी स्तनपायी होते हैं जो कि अंडे देते हैं बच्चे नहीं देते। तो एक तो आपका एकिडीना होता है और दूसरा होता है प्लैटिपस। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के दो भी ऑप्शन है एकिडीना और प्लैटिपस। नेक्स्ट आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग पैलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं हम लोग अंटार्कटिका को, अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। किस देश में बास्तिल दिवस समारोह का आयोजन किया मनाया जाता है। बास्तिल दिवस, तो ध्यान रखना है कि बास्तिल दिवस जो है आपका फ्रांस में मनाया जाता है। ये घटना 14 जुलाई 1789 की बात है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय दिवस, जो राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का, उसे बास्तिल दिवस के रूप में हर साल 14 जुलाई को मनाता है। यह 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले की घटना की याद में, जो फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण मोड़ था, उस वक्त से ये मनाया जाता है। प्रतिचक्रवात की आकृति कैसी होती है। प्रतिचक्रवात की जो आकृति होती है वह गोलाकार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रतिचक्रवात के संबंध में 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि प्रतिचक्रवात वायुदाब अधिक केंद्र में होता है, यानी चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में निम्न दाब होता है, लेकिन प्रतिचक्रवात में उसका उल्टा होता है क्योंकि ये चक्रवात को ख़त्म करता है। वायुदाब अधिक होता है केंद्र में। प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र में होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो वो कौन थे, तो है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री थे। बलबन जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये आपका हो जाएगा नासिरुद्दीन, ऑप्शन ए। अशोक को बौद्ध भिक्षु ने विशेष रूप से प्रभावित किया था, यानी अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने विशेष रूप से प्रभावित किया और इनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था, तो वो है उपगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने प्रभावित किया था, तो भद्रबाहु। नेक्स्ट आता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक टोकन के रूप में जिसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसे दिया गया था, नाइटहुड लौटाया गया। तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दिया था, कौन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन ई। यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उचित कार्यवाही करके सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है, तो इसमें एक प्रावधान है, किसके अंतर्गत, तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है
संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। लोइस का पठार बताइए कि किस तरह से ये निर्मित होता है। लोइस का पठार, तो लोइस का जो पठार है वो पवनकृत यानी पवनों के द्वारा बनाई गई जो टीले होते हैं पवनों के द्वारा, धूल कणों के द्वारा, तो उसको कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा लोइस। नेक्स्ट आता है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का संबंध हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ड्रैकन्सबर्ग का स्थानीय नाम क्वाथालंबा है। क्वाथालंबा केप प्रांत में यह पठार दक्षिण की ओर चबूतरे के रूप में समुद्र तक नीचे उतरता है। इन चबूतरों को कारू कहते हैं। चबूतरों को कारू कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है, सबसे निचला जो परत है पृथ्वी का, सबसे निचला कौन सा परत होता है, तो क्षोभ मंडल। सबसे निचले मंडल में ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो कौन सा है, तो गोबी। शीत मरुस्थल गोबी, यहाँ पे ऑप्शन ए। औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग फतवा ए आलमगीरी के नाम से जानते हैं। फतवा ए आलमगीरी, ऑप्शन ए। वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है रोमिला थापर के द्वारा। रोमिला थापर। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आपने इन सब चीज़ों को मिस किया तो फिर क्या ही मतलब बनता है कि आप जीके पढ़ रहे हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए इस्तेमाल होता है ब्राउन एयर। नेक्स्ट पॉइंट कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। जल प्रदूषण के माप के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बीओडी कहते हैं, और ख़ास करके इसे एक और नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को मापने हेतु किया जाता है। इसे कहते हैं बीओडी। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कोरम कितनी होनी चाहिए, तो 10% होना चाहिए। 10%, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 10वां भाग होना चाहिए, यानी सदन के सदस्यों के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, 10वां भाग। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 550 टोटल सदस्य होते हैं, अगर इसका 1/10 देखा जाए तो कितना होगा, 55 सदस्य होने चाहिए, तब जा कर के कोरम किया जा सकता है। अगला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए, तो ये आपका हो जाता है 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। यू आकार की जो घाटी होती है वो हम हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, हमें हिमानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक के रूप में किसको जाना गया, तो सही आंसर इल्तुतमिश होगा। हालांकि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जानते हैं। और इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों के गुलाम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए गुलामों के गुलाम के नाम से जानते इसे। गलत जोड़ा बताना कि कौन सा है। सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो में कोई भी शिकायत, कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कमेंट्स को अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, ताकि हम आगे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। यहाँ पे आप बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। गलत जोड़ा आपको बताना है। जैसे कि बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वो आपका कर्नाटक में, सरिस्का राजस्थान में, अन्नामलाई तमिलनाडु में पड़ता है, पेरियार गलत है, ये आपका केरल में होगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।